नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कॉम्पिटिटिव यात्रा पर। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर सीरीज का 15वां भाग, जिसमें हम लोग 10 मिनट में 20 प्रश्नों को देखेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि 14 बिहार करंट अफेयर सीरीज का 14 पार्ट इसका ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है इस चैनल पे, तो आप लोग जा करके देखें इसे। और निश्चित रूप से ये आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगा। जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे उस समय, उस दरमियान आपका काफ़ी आत्मविश्वास से आप भरे पाएंगे अपने आप को। और ये 10 मिनट का एक सेशन चलता है, तो 10 मिनट यदि पर डे का हैबिट डाल दें तो ये अंतिम मान कुछ दिनों के बाद आपको अच्छा खासा ये तैयारी करवा मैंने करा हुआ महसूस करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 298वां प्रश्न है, बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में है। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था? 1966 में, 1973 में, 1987 में, 1994 में। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, 1994 में। जैसा आप सभी जानते हैं कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिमी चंपारण में है, अवस्थित है। पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। चंपारण नाम इसलिए पड़ा है, चंपा की पेड़ वहां पर पाई जाती है, और अरण्य मतलब हो गया है जंगल, यानी चंपा की जंगल, यह फॉरेस्ट ऑफ चंपा ट्रीज, इसीलिए चंपारण नाम दिया गया है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है वो 1994 में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने के मामले में बिहार कौन सा स्थान है? 11वें स्थान, 13वें स्थान, 14वें स्थान या 15वें स्थान? उसका उत्तर होगा दोस्तों ए, 11वें स्थान पर है। सौर ऊर्जा के मामले में रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना करने में इसका स्थान जो है वो 11वां है। अगला प्रश्न, 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट की मंजूरी दी है? 7 एयरपोर्ट, 8 एयरपोर्ट, 9 या 10? उत्तर होगा दोस्तों 7 एयरपोर्ट। यह 7 शहरों में उड़ान योजना के तहत मंजूरी दी गई है। 7 जो शहर है वो पूर्णिया, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मुंगेर, वीरपुर और सहरसा है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पूर्णिया, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मुंगेर, वीरपुर और सहरसा है। अगला प्रश्न, बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है? 1 अप्रैल 2016, 3 अप्रैल 2016, 5 अप्रैल 2016, 7 अप्रैल 2016? इसका उत्तर होगा दोस्तों 5 अप्रैल 2016। 5 अप्रैल 2016, ये 2025 के संदर्भ में ये पूछा है, 9 वर्ष पूरा होना। 2026, 5 अप्रैल 2026 में इसका 10 वर्ष पूरा हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 अप्रैल 2016 है। 5 अप्रैल 2016 से ये पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी। अगला प्रश्न, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पर है? 12वां, 13वां, 15वां या 18वां? इसका उत्तर होगा दोस्तों 13वां स्थान पर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में। अगला प्रश्न, किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में इंटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर होगा दोस्तों बिहार। अगला प्रश्न, बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूर हैं, उनको कितनी राशि दैनिक मजदूर के रूप में, दैनिक मजदूर यानी एक दिन का मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया? 210 रुपये, 255 रुपये, 357 रुपये, 221 रुपये? उत्तर होगा दोस्तों 255 रुपये। 255 रुपये दैनिक मजदूरी मनरेगा मजदूरों के लिए निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ विकसित भारतीय राष्ट्रीय युवा संसद 2025 विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया था? नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा राजगीर, मुजफ्फरपुर, पटना या नवादा? उसका उत्तर होगा दोस्तों पटना में यह आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? बिहार वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई? 5.84%, 6.84%, 7.84%, 8.8%
8.4%। इसका उत्तर होगा दोस्तों 8.84%। अगला प्रश्न, बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ किया गया था? पटना में, राजगीर में, मोकामा में या हाजीपुर में? उत्तर होगा दोस्तों राजगीर में। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है इस सीरीज में, ये बिहार करंट अफेयर सीरीज में। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल घरेलू राज्य उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डेवलप डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जो कि हम लोग नेशनल लेवल पे करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसी तरह से जीएसडीपी होता है और इसी तरह से एनएसडीपी भी होता है, उसका होता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहाँ पर हो जाता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन दोनों में एक बेसिक सा अंतर होता है। बेसिक सा जो भी हमारा आर्थिक स्थिति की जो गणना होती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो जीडीपी को हम लोग देखते हैं कि हमारा जीडीपी क्या है। जैसा हम लोग 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा गया है कि जल्द से जल्द हम लोग इकोनॉमिक डेवलप कर दें, हमारा जीडीपी उतना हो जाए। अभी हमारा 3.98% है, यानी 3.98 ट्रिलियन, 3.98 नहीं 3.98 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर का। खैर, हम अपने प्रश्नों पे आते हैं। हमारा प्रश्न है कि जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य हो गया दोस्तों करेंट प्राइस। ठीक है, दो तरह का प्राइस पे हम लोग इसकी गणना करते हैं, एक करेंट प्राइस और एक होता है कांस्टेंट प्राइस। ये दोनों में थोड़ी सी अंतर होती है, जो हम पहले आंसर इसका दे देते हैं, इसके बाद हम इसको समझाते हैं। इसका ऑप्शन तो दिया गया है दोस्तों 12.3%, 14.5%, 10.8%, 9.2%। उत्तर जो होगा दोस्तों जीएसडीपी का 2023-24 में, ध्यान रखिएगा 2023-24 में जीएसडीपी जो है बिहार का, वो वर्तमान मूल्यों पे करंट प्राइस पे कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों ये बहुत बड़ा टॉपिक है जीडीपी। इसको आप लोग यदि कमेंट करते हैं तो हम निश्चित रूप से हम जीडीपी का एक स्पेसिफिक एक वीडियो हम बना देंगे, जिसमें कि कोशिश ये हमारी रहेगी कि जीडीपी को पूर्णतः समझ में आए और उसी के एक कंपैरेटिवली स्टेट लेवल पे भी उसकी क्या होती है गणना, उसको भी बता देंगे। करंट प्राइस यही समझिए कि अभी जो हमारा मार्केट प्राइस है वही होता है, जैसे 2025-26 का जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होता है। और कांस्टेंट प्राइस एक खास ईयर को ले लिया जाता है। खास ईयर जैसे हमारा पहले जो कांस्टेंट प्राइस था वो 2011-12 का जो मूल्य होता था, उससे फिर हम लोग वृद्धि को तुलना करते थे। ठीक है, अभी ये 2011-12 चेंज हो गया है, अब हो गया है ये 2022-23। जो कांस्टेंट प्राइस जो लिया जाता है अब हमारे जीडीपी के गणना के लिए, वो हो गया है 2022-23। तो इस चीज का ध्यान दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसका बन सकता है कि अभी जो हमारा करंट बेस ईयर जो माना गया है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, वो क्या है? तो 2022-23 है दोस्तों। जीडीपी जैसा आप सभी जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? एक खास एरिया के अंदर, यानी किसी खास देश में, किसी खास अवधि में, किसी खास टाइम पे, यानी मान लेते हैं कि एक फिनेंशियल ईयर में जितनी भी उत्पादित वस्तुओं, जितनी भी प्रोडक्ट उत्पादन किया गया है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, चाहे वो सेवा का हो या गुड्स हो, उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य यानी अंतिम मॉनेटरी वैल्यू, उसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं, उसी को जीडीपी का काउंट करते हैं। ये काफी बड़ा है, तो इसको हम लोग बाद में इसको हम लोग देख लेंगे। एनडीपी में सिर्फ क्या होता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये जो भी प्रोडक्ट का हमारा मौद्रिक मूल्य होता है, यानी मॉनेटरी जो वैल्यू होता है, उसी का, उसमें यदि हम डिप्रेसिएशन को माइनस कर दें, डिप्रेसिएशन मतलब मूल्यह्रास जो होता है, तो फिर एनडीपी हमारा निकल जाता है। खैर, ये प्रश्न में हम ज्यादा समय ले लिए, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन हाँ, जीडीपी एक महत्वपूर्ण और रोचक इशू होता है और समझने के लिए बहुत जरूरी होता है हम जैसे अभ्यर्थियों को, तो इसके लिए एक अलग से सेशन ले लेंगे हम। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। 309 वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 11-12 में स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है?
स्थिर मूल्यों सर दोस्तों देखो, अभी तुरंत आ गया स्थिर मूल्यों। स्थिर मूल्यों मतलब कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस उस समय क्या था? करंट प्राइस। तो 23-24 में बिहार के सकल घरेलू जीएसडीपी 11-12 स्थिर, देखिए यहाँ पर भी ये बोल दिया 2011-12 स्थिर मूल्य। हम जो आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि 2011-12 पहले था बेस ईयर, अब हो गया है 2022-23। तो स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 8.5%, 10%, 9.2%, 11.3%। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, 9.2%। चलिए अगला प्रश्न। श्रम संसाधन विभाग, माफ करिएगा, श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों को वर्गीकरण किया है। इसके तहत कुशल अकुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? इसके कुछ पहले प्रश्न में हम लोग देखे थे कि हमारा मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी तय की गई थी दैनिक मजदूर, वो मजदूरी वो था 255 रुपए। और अभी जो पूछा जा रहा है, श्रम संसाधन विभाग बिहार के राज्य की पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया है और अकुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? 654 रुपए, 636 रुपए, 512 रुपए, 424 रुपए। उत्तर होगा दोस्तों 654 रुपए निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने किस राज्य को कोशी मेची अंतर्राज्यीय लिंक केंद्र सरकार ने किस राज्य को कोशी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी गई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। उत्तर होगा दोस्तों बिहार। कोशी मेची अंतर्राज्यीय परियोजना जो कि नदी जोड़ो परियोजना का एक पार्ट है। और जैसा आप जानते हैं कि मेची जो नदी है, मेची नदी जो कि आपका महानंदा बेसिन के अंतर्गत आता है, और जो कोशी का ये है आपका बाढ़ का पानी या अतिरिक्त पानी को मोड़ करके मेची नदी में डालना और पूरे वर्ष सिंचाई के लिए उस पानी का उपयोग करना, यही इस योजना का मूल तत्व है। तो हमारा उत्तर होगा दोस्तों बिहार। कोशी मेची अंतर्राज्यीय परियोजना के अंतर्गत सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शामिल की गई, मंजूरी दी गई है बिहार सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। माफ करिएगा। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? पटना आरा सासाराम कॉरिडोर बनाया गया है, पटना आरा सासाराम। ठीक है, 6 जिलों, 7 जिलों, 8 जिलों में या 9 जिलों में? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, 7 जिलों में। 7 जिलों में इसका 7 जिलों से ये होकर गुजरेगी, पटना आरा सासाराम। ये दोस्तों ये जो है आपका NH नेशनल हाईवे 119 का पार्ट है, ये 119 है, 119A है जो 7 जिलों से गुजरेगी। और दूसरी बात 120 किलोमीटर, 120.10 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ये 4 लेन, इसको बोला गया है 4 लेन ग्रीनफील्ड, 4 लेन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर। ठीक है, ग्रीनफील्ड दोस्तों, ग्रीनफील्ड वो एरिया को बोला जाता है जिसमें अभी कोई कार्य निर्माणाधीन ना हो, मतलब पहले से कोई कार्य ना किया गया हो, खुली जगह हो। ब्राउनफील्ड ये हो जो पहले से कुछ ना कुछ निर्माण किया हुआ है, शहर है, छोटा कस्बा है, इस तरह की चीजों को इसीलिए ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड कहा गया है। ये 4 लेन का प्रोजेक्ट बनाया गया है और इसके अंतर्गत 120 किलोमीटर का ये कम 120 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, 120.10 किलोमीटर। NH 119A का ये 119A है ये। चलिए अगला प्रश्न। 313वां प्रश्न। 27 मार्च 2025 बिहार के विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया है। यह किस तिथि से लागू है? 31 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2025, 30 अप्रैल 2025, 1 मई 2025।
इसका उत्तर होगा दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से। कारा सुधार समिति का गठन जो किया गया है 1 अप्रैल 2025 से। माफ करिएगा, थोड़ा गला में प्रॉब्लम है, इसीलिए बार बार हिचकी टाइप का चीज आ रही है। अगला प्रश्न, हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 23-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हुई है? 600, 675, 707, 750। उत्तर होगा दोस्तों सी 707। 707 योजना पूरी हुई है 2023-24 तक, हर खेत सिंचाई की पानी। अगला प्रश्न, बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया है? 4 से 15 मई 2025, 5 से 15 मई 2025, 6 से 18 मई 2025, 7 से 20 मई 2025। इसका उत्तर होगा दोस्तों 4 से 15 मई 2025 का आयोजन किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का, जिसमें बिहार की मेजबानी जो की गई थी वो बिहार के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल घरेलू सकल राज्य, यहाँ पर भी जीएसडीपी है, जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? हाँ, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो जीएसडीपी का योगदान है किन किन क्षेत्रों का, जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, और बस 3 ही क्षेत्र होते हैं, और लास्ट ऑप्शन दिया है खनन क्षेत्र। तो दोस्तों जैसा जानते हैं कि इसमें कृषि से, प्राथमिक क्षेत्र में जो होता है वो कृषि से संबंधित होते हैं, और जो द्वितीय क्षेत्र होते हैं उद्योग से, और तृतीय क्षेत्र सेवा से। हमारा प्रश्न है कि सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सेवा क्षेत्र, यानी तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है जीएसडीपी का, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो है आपका कुल लगभग 60% जो है वो आपका सेवा क्षेत्र योगदान करता है जीएसडीपी में। यही तीनों क्षेत्र मिलकर के एक जीडीपी तैयार होता है दोस्तों, जो हम बताए थे कि किसी खास एरिया में किसी खास अवधि के समय उत्पादित सेवाओं और गुड्स का, यानी सामान का अंतिम मौद्रिक मूल्य, उसी को जीडीपी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, और एक बात इसमें कहना था कि जैसे आर्थिक सर्वेक्षण 2025 का ये बताया गया है, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो बजट होता है वो बजट जो तैयार होता है वो 3 वर्षों को मिला करके किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमारा 2 फरवरी 2026 को जो प्रस्तुत किया गया बजट, वो 2026-27 का प्रस्तुत किया गया है, यानी 2026-27 में जो भी हम लोग एक प्रोजेक्ट करते हैं बजट के, हम लोग इतना खर्च करेंगे और इतना हमारा पैसा आएगा, उसी का लेखा जोखा को बजट कहते हैं। तो ये जो डेटा होता है वो 3 ईयर्स को मिल करके बनता है। कैसे? 2024-25, 2025-26 और 2026-27। 2026-27 को जो कि हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि आने वाले समय में हम कितने बजट हमारे चाहिए ताकि हम खर्च कर सके आधारभूत संरचनाओं में, और 2025-26 का डेटा भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 2025-26 का भी अपूर्ण डाटा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग फरवरी, मान लेते हैं फरवरी 2026 को हम लोगों ने बजट प्रस्तुत किया है, ठीक है, तो हमारा फिनेंशियल ईयर क्या होता है? फिनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जबकि हम लोग कब ये कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं बजट 2 फरवरी को। तो अब ये समझिए कि जब यहां तक होता है तो वहां का डेटा जब 2 फरवरी के बाद भी जो हमारी उपलब्धियां होंगी, जो खर्चे होंगे, उसका डेटा तो हम सम्मिलित कर नहीं पाएंगे। इस वजह से ये भी अपूर्ण डाटा होता है। जो बेस ओरिजिनल डेटा होता है या रियल डेटा होता है वो होता है हमारा 24-25, माने एक एग्जांपल के तौर पे हम दे रहे हैं 24-25 वाला डेटा। क्यों? क्योंकि 2024-25 का डेटा हमारे पास ऑलरेडी एग्जैक्ट रहता है, उसमें कोई संशोधन नहीं रहता है। लेकिन 25-26 का डेटा में जो होगा वो संशोधित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि फरवरी में ही इसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं, फरवरी में करते हैं, तो फरवरी से लेकर मार्च तक के जो खर्चे आएंगे या फिर आधारभूत संरचनाओं या योजनाओं में जो खर्चे आएंगे उसको वो डेटा सम्मिलित नहीं रहता है।
और 26-27 जो रहता है वो प्रोजेक्टेड रहता है कि हम लोग इतने इतने एक अनुमान के आधार पर कि इतना हमारा बजट, इतना आमदनी हुआ है राज्य सरकार या केंद्र सरकार में, और इतना हम खर्च करेंगे। चलिए, इसका बजट का एक अलग से सेशन करेंगे, बजट का अलग से सेशन करेंगे, जीडीपी का एक अलग से सेशन करेंगे। यदि आप लोग दोस्तों चाहते हैं, यदि कमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देंगे, ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से हम लोग आपको अच्छी कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? अच्छा, इसका हम अभी जस्ट एक्सप्लेनेशन भी किए थे कि हमारा क्या योगदान है। तो दोस्तों, उत्तर जो है 55%, 58%, 60% या 62%। हमने बताया भी था पिछला ही क्वेश्चन में कि 60% लगभग हमारा योगदान है राज्य सकल घरेलू उत्पाद का। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो जीडीपी लेवल, ये तो स्टेट लेवल का हो गया, जीडीपी जो हमारा कंट्री लेवल का होता है, नेशनल लेवल का होता है, तो उसमें हमारा प्राइमरी का जो योगदान है, प्राइमरी सेक्टर का, वो 18% है। सेकेंडरी का जो है वो है आपका 27%, ये जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। और टर्सियरी का जो है वो लगभग 55%, टर्सियरी यानी सेवा क्षेत्र का 55% का योगदान है हमारा जीडीपी में अभी करेंटली। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो भले ही 20 प्रश्न का था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा समय हमने ले लिया, क्योंकि इस तरह का प्रश्न थे जिसमें कि एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिक डिमांड करता है कि कुछ उसमें चीज़ें बताई जाए। तो माफ़ी चाहेंगे इस सेशन में देरी होने के लिए। चलिए, आगे हम इस चीज़ को जारी रखेंगे। एक और सूचना है आपके समक्ष कि हम लोग जल्द से जल्द, अभी तो बिहार का करंट अफेयर सीरीज चल रहा है बिहार से संबंधित, लेकिन हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी जल्द उसका सीरीज ले आएंगे। और ये यदि वो लाते हैं और उसे आप देखते हैं तो आपका करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा, और लास्ट समय में आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे, जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इसी शब्दों के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों। आगे हमारा सेशन जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।